आज हम एक ऐसी किताब मतलब एक ऐसे विषय के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिसने सच में दुनिया भर में मानवीय संबंधों की पूरी परिभाषा ही बदल दी। हाँ बिल्कुल, और ये कोई आम किताब नहीं है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी की विश्व प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। अब अगर कोई ये सोचता है कि दशकों पुरानी कोई किताब आज के इस तेज डिजिटल युग में कैसे प्रासंगिक हो सकती है, तो आज की चर्चा मतलब हमारी ये चर्चा उसी धारणा को चुनौती देने वाली है। क्योंकि ये लगभग 84 साल पहले लिखी गई थी। जी, 84 साल पहले। लेकिन आज भी जब बात सोशल आईक्यू की आती है या फिर बेहतरीन नेतृत्व क्षमता और लोगों के साथ गहरे संबंध बनाने की आती है, तो इन नोट्स को एक बाइबल की तरह देखा जाता है। आज की चर्चा का हमारा मिशन यही है कि हम इन बुनियादी सिद्धांतों को अच्छे से खंगालें और ये समझें कि इतने दशकों बाद भी ये तकनीकें इतनी कारगर आखिर हैं क्यों। बिल्कुल। तो ये केवल कुछ पन्नों का पुलिंदा नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान की सबसे गहरी और सबसे जटिल परतों को समझने का एक बेहद शानदार जरिया है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। आखिर इन पन्नों में ऐसा क्या छुपा है जो समय के साथ और भी ज्यादा प्रभावशाली होता जा रहा है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान तर्कों या लॉजिक से चलने वाला प्राणी नहीं है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हम किसी को एकदम सही तर्क देंगे तो वो अपनी गलती मान लेगा। हाँ, हमें लगता है कि डेटा दिखा दो तो इंसान मान जाएगा। बिल्कुल। लेकिन डेल कार्नेगी का जो विश्लेषण हमारे सामने है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि हम सभी भावनाओं, अहंकार और गर्व से प्रेरित होते हैं। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो अपने आसपास के लोगों को सिर्फ डेटा या सही तर्क देकर बदल सकता है, तो वो मानव स्वभाव की सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार होता है। ये बहुत गहरी बात है। ये पूरा का पूरा ढांचा इसी बुनियादी समझ पर टिका है कि अगर लोगों के साथ सही व्यवहार करना है तो उनके अहंकार और उनकी भावनाओं का सम्मान करना सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है और मुझे लगता है कि इस अवधारणा को पहले सिद्धांत से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो सिद्धांत जो कहता है आलोचना करने, निंदा करने या शिकायत करने से बचें, क्योंकि जब आलोचना होती है ना तो सामने वाला तुरंत रक्षात्मक या कहें कि डिफेंसिव मोड में आ जाता है। एकदम सही। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े अपराधी भी खुद को गलत नहीं मानते, वो हमेशा सिस्टम को या हालात को दोष देते हैं। बिल्कुल। और इस विषय पर मशहूर टेस्ट पायलट बॉब हूवर की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र आता है इन नोट्स में। हूवर सैन डिएगो में एक एयर शो से लौट रहे थे, तभी हवा में उनके विमान के दोनों इंजन अचानक से बंद हो गए। बाप रे, हवा में दोनों इंजन? हाँ, और अपनी असाधारण क्षमता का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने विमान को क्रैश लैंड तो करा लिया, 3 लोगों की जान भी बचा ली उन्होंने, लेकिन विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दुर्घटना का कारण कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी मानवीय भूल थी। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध के उस प्रोपेलर विमान में गलती से जेट फ्यूल डाल दिया गया था। सोचिए। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। हाँ, और जब हूवर हवाई अड्डे पर वापस आए तो वो मैकेनिक जिसने ये गलती की थी वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। उसे पता था कि हूवर का बेहद महंगा विमान बर्बाद हो गया है और उसकी एक छोटी सी गलती से 3 लोगों की जान जा सकती थी। कोई भी आम इंसान ऐसे में क्या करेगा? वो तो गुस्से से पागल ही हो जाएगा। वही तो जाहिर है, वो मैकेनिक पर चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा और शायद उसे तुरंत नौकरी से निकाल देगा। लेकिन हूवर ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि उन्हें उस मैकेनिक पर पूरा भरोसा है कि उसने अपना सबक सीख लिया है, और ये साबित करने के लिए उन्होंने अगले दिन भी अपना विमान सर्विस करने की जिम्मेदारी उसी मैकेनिक को दी। कमाल है। क्या ये एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं था? मेरा मतलब है, एक मैकेनिक जिसने अभी एक इतनी बड़ी जानलेवा गलती की है, उसे दोबारा अपना विमान सौंप देना। देखिए, ऊपरी तौर पर ये एक बेवकूफ़ी भरा कदम लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हूवर का ये कदम बहुत ही सटीक था। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर के जानवरों के व्यवहार वाले सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, स्किनर के सिद्धांत का इसमें क्या रोल है, जिसका इन नोट्स में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? स्किनर ने अपने प्रयोगों से यह साबित किया था कि अच्छे व्यवहार पर इनाम पाने वाले जानवर बुरे व्यवहार के लिए सजा पाने वाले जानवरों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इंसान का दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। मतलब आलोचना की जगह भरोसा। जी,
अगर हूवर उस मैकेनिक पर चिल्लाते तो मैकेनिक का अहंकार आहत होता और वो खुद को बचाने के बहाने ढूंढने लगता। वो कहता कि मशीन खराब थी या निर्देश सही नहीं थे। लेकिन हूवर ने उसे सजा देने के बजाय उस पर भरोसा जताया। आलोचना कभी किसी को अंदर से बदलने के लिए प्रेरित नहीं करती, वो सिर्फ इंसान के अहंकार को चोट पहुंचाती है और दूरियां बढ़ाती है। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। इसके बाद जो अवधारणा सामने आती है वो है सच्ची तारीफ, या जिसको अंग्रेजी में सिंसियर अप्रिसिएशन कहते हैं। हर इंसान के भीतर ये एक गहरी भूख होती है कि कोई उसके काम की कद्र करे। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए। लेकिन यहाँ तारीफ और झूठी चापलूसी के बीच का अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चापलूसी बहुत खोखली होती है और तुरंत पकड़ में आ जाती है। इस पर राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने बहुत ही खूबसूरत विचार है। एमर्सन कहते थे कि हर व्यक्ति जिससे मैं मिलता हूँ वो किसी न किसी रूप में मुझसे बेहतर है। इसका मतलब है कि हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। और यही सच्ची तारीफ की बुनियाद है। चापलूसी होठों से निकलती है, जबकि सच्ची तारीफ दिल से। जब कोई इंसान दूसरों की खूबियों को सच में पहचानने की कोशिश करता है तो उसे झूठी तारीफ गढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। और लोगों से व्यवहार करने की बुनियादी तकनीकों में एक और बेहद अहम बात जुड़ती है, दूसरों के दिलचस्पी के बारे में बात करना। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो हमेशा अपनी चाहतों के बारे में बात करता है। हाँ, इस पर वो चीज केक और कीड़े वाला उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है। वो मछली पकड़ने वाला। हाँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति को चीज केक खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब वो व्यक्ति मछली पकड़ने जाता है तो कांटे में चीज केक नहीं लगाता है। जाहिर सी बात है, मछली चीज केक थोड़ी खाएगी। वही तो, वो कांटे में कीड़े लगाता है क्योंकि मछली को चीज केक नहीं बल्कि कीड़े पसंद है। अगर मछली पकड़नी है तो वो ही देना होगा जो मछली को पसंद है। बहुत ही साधारण सा लॉजिक है ये। लेकिन इंसानों के साथ बातचीत में हम अक्सर ये भूल जाते हैं। हम हमेशा वही बात करते हैं जो हमें चाहिए होती है, जबकि सामने वाले को इससे कोई मतलब नहीं होता। एंड्रू कार्नेगी की एक मशहूर कहानी इसका सबसे बेहतरीन प्रमाण है। हाँ, वो कहानी मानव स्वभाव को बहुत अच्छे से उधेड़ कर रख देती है। एंड्रू कार्नेगी के भतीजे उनके पत्रों का जवाब ही नहीं देते थे, तो कार्नेगी ने एक शर्त लगाई कि वो बिना जवाब मांगे उनसे पत्र का जवाब निकलवा लेंगे। उन्होंने क्या तरकीब लगाई? उन्होंने एक बहुत ही सामान्य सा पत्र लिखा और अंत में बस एक लाइन जोड़ दी कि वो पत्र के साथ $5 भेज रहे हैं। लेकिन असली खेल यहाँ था कि उन्होंने जानबूझकर लिफाफे में पैसे डाले ही नहीं। अरे वाह! और नतीजा क्या हुआ? भतीजों का तुरंत जवाब आया, ये बताते हुए कि पत्र मिल गया है लेकिन पैसे नहीं मिले। ये घटना सीधे तौर पर दिखाती है कि जब इंसान के अपने फायदे की बात आती है तो वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। भतीजों को चाचा के पत्र से ज्यादा उस $5 में दिलचस्पी थी। अब अगर हम इसी मनोविज्ञान को लोगों का चहेता बनने के तरीकों की ओर मोड़ें तो पहला कदम बहुत ही सरल लगता है, लेकिन है बहुत गहरा। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना। सच्ची दिलचस्पी। कुत्तों का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। लोग कुत्तों को इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि एक कुत्ता जब किसी इंसान को देखता है तो वो पूरी तरह से बिना किसी स्वार्थ के खुश होता है और सच्ची दिलचस्पी दिखाता है। इंसान भी स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनमें बिना किसी छिपे हुए स्वार्थ की दिलचस्पी दिखाते हैं। सही बात है। और दूसरों को ये जताने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है एक साधारण सी मुस्कुराहट। न्यूयॉर्क के स्टॉक ब्रोकर विलियम बी स्टीनहार्ट की कहानी इसका एक बहुत ही दिलचस्प व्यवहारिक प्रयोग है। स्टीनहार्ट स्वभाव से बहुत चिड़चिड़े थे और उनके घर या ऑफिस में बिल्कुल खुशी का माहौल नहीं था। तो उन्होंने क्या बदलाव किया? उन्होंने एक प्रयोग करने का फैसला किया। सुबह उठकर शीशे के सामने खुद को प्रेरित किया और तय किया कि वो हर किसी को देखकर मुस्कुराएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराना शुरू किया, अपनी इमारत के डोरमैन को देखकर, सबवे के कैशियर को देखकर और ऑफिस में अपने सभी सहकर्मियों को देख। लेकिन क्या ये मुस्कान शुरुआत में बनावटी नहीं रही होगी? ऐसा अचानक से कैसे हो सकता है? बिल्कुल, शुरुआत में ये एक सचेत प्रयास था, एकदम बनावटी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि जब स्टीनहार्ट ने मुस्कुराना शुरू किया तो सामने वाले लोग भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। 2 महीने में उनके घर में इतनी खुशी आ गई जितनी पिछले पूरे साल में नहीं थी। ऑफिस में लोगों की शिकायतें कम हो गई, माहौल सकारात्मक हो गया और सबसे बड़ी बात, उनकी कमाई भी बढ़ गई। ये मुस्कुराहट की संक्रामक प्रकृति को दर्शाता है। एक मुस्कान बिना कुछ बोले ये संदेश देती है कि मुझे आप पसंद हैं और मैं आपको देखकर खुश हूं। इसी तरह किसी व्यक्ति का नाम याद रखना भी संबंध बनाने का एक अचूक तरीका है। नाम याद रखना, हाँ, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। किसी भी इंसान के लिए दुनिया की सबसे मीठी और अहम धुन उसका अपना नाम है।
कार कंपनी पुलमैन के मर्जर की घटना इस बात को बहुत अच्छे से साबित करती है। वो मर्जर वाली कहानी क्या थी? जब एंड्रू कार्नेगी एक अन्य बड़ी कंपनी के साथ अपनी कंपनी का विलय करना चाहते थे और दोनों पक्षों में बहुत कड़ी टक्कर चल रही थी, कोई झुकने को तैयार नहीं था। बात तब पक्की हुई जब कार्नेगी ने कहा कि नई कंपनी का नाम पुलमैन ही रहेगा। सिर्फ अपना नाम बरकरार रखने की बात पर पुलमैन का अहंकार संतुष्ट हो गया और करोड़ों की डील बिना किसी अड़चन के पक्की हो गई। नाम में वाकई बहुत ताकत होती है और नाम याद रखने के साथ साथ एक अच्छा श्रोता बनना भी उतना ही जरूरी है। एक जगह नोट्स में जिक्र आता है जहां एक लेखक न्यूयॉर्क की एक डिनर पार्टी में एक वनस्पति विज्ञानी यानी बॉटनिस्ट से मिला। डिनर पार्टी में बॉटनिस्ट? हाँ, लेखक ने घंटों तक उस विज्ञानी की बातें सुनी, विदेशी पौधों और नए प्रयोगों के बारे में। लेखक ने खुद शायद ही कुछ बोला हो, वो बस पूरे ध्यान से सुनता रहा। लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद उस बॉटनिस्ट ने मेजबान से कहा कि वो लेखक सबसे बेहतरीन बातूनी और बेहद दिलचस्प इंसान था। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो हम पाएंगे कि हर इंसान के लिए उसकी अपनी कहानी सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक इंसान के लिए उसका अपना साधारण सा सिर दर्द दुनिया के किसी बड़े अकाल से ज्यादा मायने रखता है। ये तो बहुत सच है। जब कोई व्यक्ति किसी की बात को पूरे ध्यान से सुनता है तो वह अनजाने में ही सामने वाले को एक बहुत बड़ा सम्मान दे रहा होता है। बोटैनिस्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि लेखक ने क्या कहा, उसे बस इस बात की खुशी थी कि किसी ने उसकी बातों को इतनी अहमियत दी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अब इस चर्चा के तीसरे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की ओर चलते हैं, लोगों को अपने नजरिए से सहमत कैसे करें। इसमें सबसे पहला और कड़वा नियम है, बहस से बचें। बहस से बचना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। हाँ, लेकिन बहस जीतने का कोई तरीका दुनिया में बना ही नहीं है। अगर कोई बहस हार जाता है तो वो हार ही जाता है, लेकिन अगर कोई जीत भी जाता है तो उसने सामने वाले का अहंकार आहत कर दिया है। और आहत अहंकार वाला इंसान कभी भी किसी के विचारों से सच्चे मन से सहमत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, इसीलिए हमेशा एक दोस्ताना शुरुआत करनी चाहिए और कभी भी सीधे ये नहीं कहना चाहिए कि तुम गलत हो। इन नोट्स में एक बहुत ही रोचक वाक्य है जो इस मनोविज्ञान को स्पष्ट करता है। वो पर्दों वाली कहानी? हाँ, एक लेखक ने अपने घर के लिए एक इंटीरियर डेकोरेटर से कुछ खास पर्दे बनवाए। जब बिल आया तो वो उम्मीद से बहुत ज्यादा था। कुछ दिन बाद एक दोस्त घर आई और बिल की रकम सुनकर कहने लगी कि लेखक को बुरी तरह ठग लिया गया है। और तब लेखक ने क्या किया? इस पर लेखक को बुरा लगा और वो पर्दों की क्वालिटी और अनोखे डिजाइन का बचाव करने लगा। वो कहने लगा कि महंगे हैं तो क्या हुआ, क्वालिटी तो अच्छी है। लेकिन जब अगले दिन एक दूसरी दोस्त आई और उसने उन्हीं पर्दों की जमकर तारीफ की तो लेखक ने तुरंत मान लिया कि हाँ, उसने इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं और उसे पछतावा हो रहा है। लेकिन एक मिनट, ये बहुत अजीब नहीं है? क्या? जब पहली दोस्त ने सच बोला कि पैसे ज्यादा लग गए हैं तो लेखक ने बचाव किया, लेकिन जब दूसरी दोस्त ने तारीफ की तो लेखक ने खुद ही अपनी गलती मान ली। क्या इंसान का दिमाग हमेशा ऐसा ही विरोधाभासी बर्ताव करता है? यही तो इंसान का स्वभाव है। जब कोई हम पर हमला करता है या हमारी गलती निकालता है तो हमारा प्राकृतिक बचाव तंत्र यानी कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एकदम सक्रिय हो जाता है। हम खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। खुद को बचाने की कोशिश। लेकिन जब कोई हमारी तारीफ करता है या हमारी पसंद का सम्मान करता है तो हमारा अहंकार सुरक्षित महसूस करता है। और जब अहंकार सुरक्षित होता है तब इंसान खुद अपनी गलतियां मानने को तैयार हो जाता है। ये तो वाकई दिमाग को चकरा देने वाला विश्लेषण है। और अपनी गलती तुरंत मान लेने की ताकत तो बेजोड़ है। इस पर मुझे कुत्ते रेक्स वाली कहानी याद आती है। लेखक अपने कुत्ते रेक्स को बिना पट्टे और थूथन के जंगल में टहल रहा था, जो कि गैर कानूनी था, है ना? बिल्कुल। एक बार एक पुलिस अफसर ने उन्हें सख्त चेतावनी भी दी थी कि ये गैर कानूनी है। कुछ दिन बाद उसी अफसर ने उन्हें फिर से उसी हालत में पकड़ लिया। इस बार अफसर के कुछ भी बोलने से पहले ही लेखक ने खुद ही अपनी गलती माननी शुरू कर दी। खुद ही? हाँ, उन्होंने अफसर से कहा कि वो कितने शर्मिंदा हैं, उन्होंने कानून तोड़ा है और वे किसी भी सजा के हकदार हैं। बिना किसी बहस के उन्होंने पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया। और उस अफसर की प्रतिक्रिया क्या थी? वही तो दिलचस्प है। जो अफसर पहले इतना सख्त था और जुर्माना लगा सकता था, वो उल्टा लेखक को शांत करने लगा। उसने कहा कि इतना छोटा सा कुत्ता किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और उन्हें जाने दिया। ऐसा क्यों हुआ? मनोवैज्ञानिक रूप से यहाँ क्या हुआ? पुलिस अफसर अपना महत्व जताना चाहता था।
जब लेखक ने खुद को पूरी तरह गलत मान लिया और अफसर को ऊपर रख दिया, तो अफसर के पास अपना महत्व साबित करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उदारता दिखाना और माफ कर देना। ये तो सामने वाले के हथियार से ही उसे निहत्था कर देने वाली बात हुई। इसके साथ ही एक और बेहतरीन तकनीक है, दूसरों को बोलने दें। इसे खाली बोतल के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया गया है इन नोट्स में। खाली बोतल, ये कैसे काम करता है? कल्पना की जा सकती है कि गुस्से या असहमति से भरा व्यक्ति एक खाली बोतल की तरह है। जब वो बोलता है तो उसकी भड़ास बाहर आती है। जब तक वो अपनी पूरी बात कहकर उस बोतल को खाली नहीं कर देता, तब तक वो कोई भी नई बात या नया विचार सुनने को तैयार ही नहीं होता। लॉजिकल है। जब कोई बीच में टोकता है या तर्क देने लगता है, तो समझो वो उस बोतल को वापस भरने लगता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो उसे सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय इंटरव्यूअर के नजरिए से सोचना चाहिए। इंटरव्यूअर खुद किसी समस्या से परेशान है, वो चाहता है कि सामने बैठा व्यक्ति एक ऐसा समाधान साबित हो जो कंपनी की परेशानी खत्म कर सके। बिल्कुल। अगर ध्यान इंटरव्यूअर की समस्या सुलझाने पर केंद्रित किया जाए, तो वो खाली बोतल वाली स्थिति पैदा होती है, जहां सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। और जब बात रखने का मौका मिले तो उसे थोड़ा नाटकीय रूप देना चाहिए। नाटकीय रूप मतलब ड्रामा? हाँ, सिर्फ सूखे तथ्य या सच बोलना काफी नहीं है, उसे दिलचस्प बनाना जरूरी है। इसके कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। एक कैश रजिस्टर बेचने वाला सेल्समैन जब देखता है कि एक दुकान की चेकआउट लाइन बहुत धीमी है, तो वो दुकानदार से सिर्फ ये नहीं कहता कि आपका नुकसान हो रहा है। तो वो क्या करता है? वो सच में फर्श पर सिक्के फेंकने लगता है, ये दिखाने के लिए कि हर ग्राहक के साथ पैसे कैसे जमीन पर गिर रहे हैं। वाओ, ये तो बहुत प्रभावशाली तरीका है ना? स्टीव जॉब्स ने भी ठीक यही तकनीक अपनाई थी। जब उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें कितने गीगाबाइट की स्टोरेज क्षमता है या इसकी तकनीकी खासियतें क्या है। हाँ, आम लोगों को गीगाबाइट से क्या मतलब। उन्होंने बस एक लाइन कही, 1000 गाने आपकी जेब में। इसने तकनीक को एक नाटकीय और सीधे समझ में आने वाले विचार में बदल दिया। और उस इंटर्नशिप वाले छात्र की कहानी भी तो कमाल की है, जिसने अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन में ये नहीं बताया कि उसने एक्सेल शीट पर कितने 100 घंटे उबाऊ काम किया। उसने अपनी बात इस तरह शुरू की, मेरी इंटर्नशिप ने कंपनी के $13,000 बचाए हैं। क्या बात है। हर कोई तुरंत उसकी बात सुनने लगा, क्योंकि उसने अपने अनपेड इंटर्नशिप की नीरस घंटों को एक नियमित कर्मचारी की सैलरी में बदलकर नाटकीय रूप से पेश किया था। ये सबका ध्यान खींचने का क्या ही बेहतरीन तरीका था। अब हम इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे संवेदनशील हिस्से पर आते हैं। बिना ठेस पहुंचाए लोगों को कैसे बदलें? चाहे ऑफिस हो या घर, अक्सर हमें लोगों को फीडबैक देना पड़ता है, लेकिन उसे देने का तरीका सब कुछ बदल सकता है। एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक तकनीक है, लेकिन की जगह और का इस्तेमाल करना। हाँ, क्योंकि अक्सर होता यह है कि लेकिन शब्द से पहले कही गई हर अच्छी बात झूठी लगने लगती है। जैसे अगर कहा जाए, काम बहुत अच्छा किया लेकिन तुमने ये एक गलती कर दी, तो सुनने वाले का पूरा ध्यान सिर्फ गलती पर जाता है। एकदम सही। इसकी जगह अगर कहा जाए, काम बहुत अच्छा किया और अगर अगली बार इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया जाए तो ये काम और भी ज्यादा शानदार हो जाएगा। बात का अर्थ वही है, पर सुनने वाले के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती और वो सुधार के लिए प्रेरित होता है। अप्रत्यक्ष रूप से गलती सुधारने का एक और शानदार तरीका जॉन वोनामेकर ने अपनाया था। वे अपने बड़े स्टोर का मुआयना कर रहे थे और देखा कि कुछ कर्मचारी आपस में बात कर रहे थे, जबकि एक ग्राहक उनका इंतजार कर रहा था। तो उन्होंने कर्मचारियों को डांटा नहीं, वनामेकर ने कर्मचारियों को सबके सामने डांटने या बेइज्जत करने के बजाय खुद काउंटर के पीछे जाकर उस ग्राहक का सामान पैक किया और उन कर्मचारियों को सौंप दिया। बिना कुछ कहे, बिना एक भी कड़वा शब्द कहे। कर्मचारियों को अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब बात दूसरों की गलती निकालने या उन्हें सुधारने की हो, तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों और गलतियों पर बात करनी चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया वाकया है जहां एक मैनेजर छात्रों का इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू लेता था। छात्र अक्सर इतने तनाव में रहते थे कि घबराहट में आसान सवालों के जवाब भी नहीं दे पाते थे। इंटरव्यू का तनाव तो होता ही है। इस घबराहट को दूर करने के लिए मैनेजर ने अपनी खुद की एक बेहद शर्मनाक कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि कैसे अपने ही एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू में वो फेसबुक का नाम भूल गया था, जबकि वो उसे रोज इस्तेमाल करता था। ये सुनकर छात्र हंसने लगे और उनका सारा तनाव दूर हो गया। अपनी कमजोरियां दिखाना कोई हार नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की निशानी है और ये सामने वाले को बेहद सहज कर देता है।
इसके बाद विकास के हर छोटे कदम की तारीफ करना भी बदलाव लाने के लिए बहुत जरूरी है। इन नोट्स में भारत में काम करने वाले कर्मचारी का बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है। वो आलसी कर्मचारी वाला किस्सा? हाँ, उस कर्मचारी के बारे में पूरे ऑफिस में ये मशहूर था कि वो बहुत आलसी है और काम में धीमा है। लेकिन एक नए मैनेजर ने उसकी आलोचना करने के बजाय उसके हर छोटे और अच्छे काम की सच्ची तारीफ करनी शुरू कर दी। जब भी वो कोई काम समय पर करता, मैनेजर उसकी सराहना करता और कभी-कभी बड़े बॉस को भी ईमेल में सीसी में रख लेता। और इसका असर क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 7 हफ्तों के भीतर वो आलसी इंसान एक बेहद सक्रिय, ऊर्जावान और कंपनी के सबसे बेहतरीन कर्मचारियों में से एक बन गया। तारीफ में वाकई एक जादुई ताकत होती है। और इसका एक और रूप है, किसी को एक अच्छी प्रतिष्ठा सौंपना ताकि वो उस पर खरा उतर सके। मान लीजिए दोस्तों के समूह में किसी को ये कह दिया जाए कि तुम ऐसे इंसान हो जो बहुत अच्छे से राज छिपा सकते हो। एक प्रतिष्ठा दे दी। अब वो इंसान भले पेट का हल्का हो या बातें इधर उधर करता हो, लेकिन उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी का राज न खोले। या फिर उस डांस इंस्ट्रक्टर का उदाहरण जिसने एक बेहद खराब डांसर से कहा, तुम्हारे अंदर रिदम की एक प्राकृतिक समझ है। इससे उस डांसर के लिए अपनी गलतियों को सुधारना आसान हो गया, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत पर एक नया भरोसा मिल गया था। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, सूचनाओं के इस अंधाधुंध भीड़-भाड़ वाली दुनिया में क्या ये सिद्धांत केवल व्यापार, सेल्स या ऑफिस की राजनीति तक ही सीमित हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सही कहा। अगर गहराई से देखा जाए तो ये रोजमर्रा की जिंदगी, घर परिवार, मीटिंग्स और दोस्तों के साथ संबंधों के लिए एक बेहद मजबूत और व्यावहारिक ढांचा तैयार करते हैं। ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें सिर्फ एक मुख्य बात सिखाता है, आलोचना, बहस और शिकायत का आसान रास्ता छोड़कर सहानुभूति और समझ का थोड़ा मुश्किल लेकिन असरदार रास्ता अपनाना। किसी भी इंसान को ये महसूस कराना कि वो महत्वपूर्ण है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कौशल है। आज की चर्चा ने सच में कई पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया है, लेकिन इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। जरा सोचिए, इस पूरे विश्लेषण ने हमें बताया है कि हर इंसान स्वाभाविक रूप से अपना महत्व जताना चाहता है। वो तारीफ का भूखा है और अपने अहंकार की रक्षा करता है। तो क्या होगा जब दो ऐसे लोग आमने सामने आए जिन्होंने इन सभी सिद्धांतों में पूरी तरह महारत हासिल कर ली हो, जो दोनों ही एक दूसरे की अहमियत बढ़ाना जानते हो, जो दोनों ही बहस से बचते हो और हमेशा और का इस्तेमाल करते हो? ये तो बहुत ही दिलचस्प स्थिति होगी। क्या उनके बीच की बातचीत सहानुभूति और समझ की एक बेहद खूबसूरत जुगलबंदी बन जाएगी, या फिर दोनों एक दूसरे की तकनीकों को भांपकर अनजाने में ही एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक खेल खेलने लगेंगे, जहां हर कोई दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराने की होड़ में लगा हो? ये मनोविज्ञान के नजरिए से सोचने वाली एक बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये हमारा आज का आखिरी विचार है। हर किसी को अपने जीवन, अपने आसपास के माहौल में इन तकनीकों पर विचार करना चाहिए। अगर कोई पूरे ध्यान से सुने, सच्ची मुस्कान के साथ मिले और आलोचना से बचे, तो वो खुद देख सकता है कि कैसे उसके आसपास के संबंध पूरी तरह बदल जाते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।